मिठू, मैं आज बहुत परेशान हूँ और बहुत ही दुखी भी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी का क्या करूँ। भगवान पता नहीं मेरी किस्मत को किस कलम से लिखे हैं कि मेरी परेशानियां खत्म होने के नाम ही नहीं लेती है। आज भी मनोज ने मुझे बहुत मारा है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं और मैं क्या करूं। मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। जी में आता है कि खुद को खत्म कर लूं। अब तुम ही बताओ, क्या हम औरतों की जिंदगी में यही सब लिखा है? हम सारी जिंदगी अपने माँ पति के मन के ही करते रहे। मुझे रोज रोज तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता है। मेरे कारण तुम भी परेशान हो जाती हो। अगर तुम्हारा भरोसा नहीं होता तो मैं अपने आप को कब का खत्म कर ली होती। मैंने अपनी बहन मीनू का हाथ पकड़ लिया और बोली, खबरदार जो तूने अपने मुंह से इस तरह की कोई बात निकाली। भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं राजेश से बात करूंगी। वह मनोज को समझाएंगे कि वो ऐसा ना करे। मीनू मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे तुम्हारे पति से बहुत शर्म आती है। वह भी क्या सोचते होंगे, ये हर वक्त हमारे घर में आती रहती है। नहीं मीनू, मेरा पति ऐसा नहीं है। हर बात को समझने वाला पति है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। मीनू, तुम अपने पति से तलाक नहीं लेती। वह रोज रोज के लड़ाई झगड़े आखिर तुम कब तक बर्दाश्त करोगी? उस इंसान ने तुम्हें दिया ही क्या है, सिवा मारपीट के और जख्म के? मुझे लगता है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा है। इस रोज रोज के लड़ाई झगड़ा से तो अच्छा है तुम उससे अलग रहो और तलाक लेकर अपनी जान छुड़ाओ। मेरे ऐसे कहने से मीनू ने बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, मिठू, तलाक लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ना ही मेरे सास ससुर है और ना ही हमारे माता पिता। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आखिर वह ठीक ही तो बोल रही थी। अच्छा ठीक है, उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यही कहकर मैं किचन में खाना निकालने आ गई। मैं खाना निकाल ही रही थी कि अचानक राजेश भी घर आ गए। वो जैसे ही घर पर आए, मैंने देखा कि मीनू रो रो कर अपने पति की शिकायत राजेश से कर रही थी। राजेश उसे तसल्ली दे रहा था। खाना खाने के बाद राजेश बाहर चले गए। मीनू के पति का भी फोन आ गया और वह गुस्से में मीनू से बोला, जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वह हर्ष करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मीनू ने जब यह बात मुझे बताई तो मैं गुस्से से बोली, तुम्हारा पति तुम्हें इसलिए मारता पीटता है क्योंकि तुम उसके धमकियों में आ जाती हो। एक बार उसके सामने अपनी अकड़ दिखाओ, वह सुधर जाएगा। मीनू ने कहा, मिठू, अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं जरूर उसे अकड़ दिखाती, परंतु मैं बहुत बेबस हूँ। मैं तो हर रोज भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दे ताकि मेरी जिंदगी किसी तरह संवर जाए और मैं हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकूं। मीनू की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था, पर मैं चाहकर भी अपनी बहन की तकलीफ को दूर नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं भी मजबूर थी और मैं अपने पति से पूछे बिना कोई भी काम नहीं कर सकती थी। मीनू के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और बर्तन समेटने लगी। मुझे रात का खाना खा के लिए तैयारी करना था, मगर मेरी आज तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। मेरा मन अचानक से विचलित होने लगा था और मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि अपनी बहन मीनू के बारे में सोचने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है और अब मेरा दिल घबरा रहा था और अचानक मुझे चक्कर आने लगा। ऐसा लगा कि मैं और थोड़ी देर किचन में रहूंगी तो वहीं पर गिर जाऊंगी। मैंने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया और सोफे पे आकर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें लग गई और जब काफी देर बाद मेरी आंखें खुली तो मेरा पति राजेश मेरे पास बैठकर मुझे हिलाते हुए कह रहा था, क्या बात है मिठू, तू इस तरह तो कभी नहीं सोती है। सब खैरियत तो है? तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं आंख मसलते हुए उठ बैठी और घड़ी की तरफ मैंने देखा तो मैं दंग रह गई। मैं पिछले 4 घंटे से सो रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने कहा, राजेश, मेरा जी घबरा रहा था और अचानक से मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं तो किचन में काम कर रही थी, मुझे लगा कि मैं अब गिर जाऊंगी तो मैं जल्दी से आकर सोफे पर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें लग गई। मेरी तबीयत को देखते हुए राजेश घबरा गए तो मैंने कहा,
मैं अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरा जी अभी भी घबरा रहा है। तब मेरे पति ने मेरी तरफ गुस्सा से देखते हुए कहा, अगर तुम सारा दिन किचन में काम करते रहोगी, टाइम से खाना नहीं खाओगे तो ऐसा ही तो होना था, और इस कारण ही तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। तुम्हारी बहन मीनू कौन सा वर्षों बाद आती हो जो तुम उसकी इतनी खातिरदारी करती हो? हफ्ते में 2 बार तो वह आ ही जाती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो जब चाहे यहाँ पर आ जाए, परंतु मैं तुम्हारे कारण उसे कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर तुमने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो मुझे तुम्हारी बहन को जवाब देना ही पड़ेगा। मैं राजेश से अपनी बहन मीनू के बारे में कुछ बातें करना चाहती थी, परंतु मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे और मुझे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरी हालत देखकर राजेश बोले, चलो अभी तुरंत चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कहीं और ज्यादा तबीयत न बिगड़ जाए। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। परंतु उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं तो और मेरे पति खुशी के मारे झूम उठे थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। हम दोनों बहुत दिनों के बाद इस तरह की खुशखबरी मिली थी, और फिर डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उसने यह भी कह दिया कि माँ और बच्चा दोनों बहुत ही कमजोर है। इन दोनों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें आप बिल्कुल अकेला मत छोड़िएगा, और साथ ही साथ इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट भी जरूरत है। और फिर डॉक्टर ने मुझे ढेर सारी दवाइयां लिखकर मुझे आराम से रहने को कहा। हमारे जीवन में यह खुशखबरी पूरे 4 साल के बाद आई थी, और आज हम लोग बहुत ही खुश थे। मैं और मेरे पति दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए। राजेश ने मुझे कहा, तुम आज के बाद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं घर के काम के लिए किसी काम वाली को रख लेता हूँ, और तुम्हें बस आराम ही आराम करना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मैंने राजेश को काम वाले रखने से मना किया, परंतु राजेश ने कहा, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला हूँ, बस तुम चुप रहो, अब तुम्हारी कोई भी मर्जी नहीं चलेगी। राजेश की बातों पे मैं हंस पड़ी और कहा, अच्छा बाबा, आपका जो दिल करे वही करिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, इसलिए मैं अपने मन की बात किसी अपनों से करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा तो मेरे और मीनू की शादी के कुछ दिनों बाद ही दुनिया से चले गए थे, और अब बस मेरी एक बहन ही थी। इसलिए मैंने जल्दी से मीनू के पास फोन मिलाया और अपने प्रेग्नेंट होने का बात बताई। वो बहुत खुश हुई और उसने कहा, कल मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। अगले दिन राजेश और ऑफिस जाने के बाद मीनू मेरे घर पर आ गई और वो बहुत ही खुश लग रही थी। वह मुझसे कहने लगी, इस मुश्किल वक्त में तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मैं तुम्हारी खुशखबरी सुनकर बहुत ही खुश हूँ। मैं मचल उठी हूँ। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है और किसी भी तरह के टेंशन और परेशानी से दूर रहने के लिए कहा है। इसलिए राजेश चाहते कि वह घर के काम के लिए कोई नौकरानी रख ले। मेरी बात सुनकर मीनू की आंखों में हसरत भर आई थी। उसकी आंखें चमकने लगी। मुझे ऐसा लगा कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। बीच में ही वह मेरी बातों को काटते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। तुम घर के कामों के लिए किसी और को काम पर रखने की बजाय मुझे ही रख लो। मैं तुम्हारे घर का काम अच्छे से कर लूंगी और तुम्हें कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी, और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे अच्छे से। तुम जो तनख्वाह उसे दोगे, बदले में वह तुम मुझे दे देना। उससे मेरा घर का खर्च भी चल जाएगा और मेरी थोड़ी परेशानी भी कम हो जाएगी। बार बार मुझे अपने पति के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने कहा, भगवान ने करे मीनू, तुम मेरे घर नौकरानी का काम करो। आखिर तुमने ऐसी बात सोची क्यों? मैं तुम्हें नौकरानी बनाकर अपने घर में काम करवाऊंगी? तुम मेरी बहन हो। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे मायके से तुम ही हो जिसको कि मैं अपने दिल की बात करती हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वैसे भी मेरे घर और मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाना। फिर हम दोनों बहनों में थोड़ा बहुत बातें हुई और मीनू थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। शाम को जब राजेश ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से घर के सारे काम कांताबाई करेगी। वह अंधेर उम्र की औरतें मुझे सही लगी। मैंने राजेश की बातों पे सहमति में सर हिला दिया था, मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो मेरी और मीनू के बीच जो बातें हुई थी मैं अपने पति को बताने लगी। मैंने उनसे कहा, अगर मीनू हमारे घर का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आना चाहती है तो क्या इजाजत देंगे? परंतु मेरी बातें सुनते ही राजेश ने झुल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारी बहन की मोहब्बत की पट्टी बनी हुई है।
पर मैं पुरानी बातें नहीं भूल सकता। कभी बीते दिनों की बात भी याद कर लिया करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजेश के मुंह से यह सब कुछ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या जरूरत थी अपनी बहन की सारी बातें बताने की। काश मैं अपनी बहन की बातों में नहीं बताया होता तो मुझे यह सब नहीं सुनना पड़ता। मेरी नौकरानी दिन रात घर के सारे काम करती थी और मैं आराम करती थी। अब मेरे पास समय ही समय था और मुझे जैसे ही समय मिलता मैं अपनी बहन को अपने पास बुला लिया करती थी। हम दोनों बहन ढेर सारी इधर उधर की बातें करते और हमें समय का पता ही नहीं चलता। अब मेरी तबीयत भी ठीक रहने लगी थी। मैं डॉक्टर के बताए हुए नियम पर चल रही थी। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। एक दिन राजेश मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मैंने पूछा, क्या बात है, कौन सी परेशानी है? उसने कहा कि ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और मेरा जाना भी जरूरी है। नहीं जाने से मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। उन लोगों को मुझ पर बहुत ही भरोसा है। मैंने राजेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया, आप इतनी टेंशन में क्यों ले रहे हैं? आप बेफिक्र होकर जाइए। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है और अपने तो घर के कामों के लिए नौकरानी भी रख दिया है। मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूंगी। राजेश मुझे देख रहे थे और मेरी बातों को भी सुन रहे थे। वो फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। मैंने राजेश को दिलासा दिया और कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, आपको मेरी फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 दिन की ही तो बात है। आप मुस्कुराते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए वापस आइए। मेरी बात मानकर राजेश अपने सफर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी, काश मीनू मुझसे मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा होता। परंतु दूसरे दिन मैं मीनू का इंतजार करते रह गई, पर वह नहीं आई। लेकिन शाम के वक्त मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मेम साहब आपसे मिलने आपकी बहन आई है। मीनू का नाम सुनते ही मैं खुश हो गई। मैंने कहा, उसे अंदर भेज दो। मीनू जब मेरे पास मिलने के लिए आई तो उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके चेहरे पे जगह जगह चोट के निशान लगे हुए थे। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वह मुझे रो रो कर कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, देखो मेरे पति ने मेरा क्या हाल किया है। मेरा घर अब टूटने से तुम ही बचा सकती हो। मेरे पति ने आज मुझे बहुत मारा और बोला, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। ऐसे कठिन समय में किसका सहारा लूं? मम्मी पापा तो है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब तू ही मेरे पति को समझा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो मेरे साथ मेरे घर चल और मेरे पति को समझा, वो मुझे तलाक ना दे, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर रात होने वाली है, कल चलेंगे। मेरी बात सुनते वह रोने लगी। उसने कहा, नहीं, आज ही चलते हैं, क्योंकि अगर आज इनका फैसला नहीं हुआ बहुत देर हो जाएगी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अपनी बहन की हालत देखकर मुझे रहा नहीं किया। मैंने कहा, ठीक है, चलते हैं। मैंने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और हम दोनों बहनें मीनू के घर निकल गए। जब मैं उसके घर पहुंची तो वह मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गई। उसने कहा, मेरा पति इसी कमरे में है, तू जा और उन्हें समझा। अब तू ही उसे समझा सकती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो और भी गुस्सा करेंगे और तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे। मैं यहीं पर रहती हूँ। मैंने कहा, हाँ, तू फिक्र मत कर, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगी। मैं जैसे कमरे के अंदर दरवाजे के पास पहुंची और कमरे के अंदर अपना कदम रखा है कि मीनू ने धक्का देकर मुझे कमरे में धकेल दिया और जल्दी से दरवाजा बाहर से लगा दिया। यह सब देखकर मैं तो हैरान रह गई। अभी मैं कुछ सोच समझ ना सकी थी और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं आज से 4 बरस पीछे चली गई थी, क्योंकि 4 बरस पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कमरे में बंद थी और रो रो कर अपनी माँ को बुला रही थी और माँ कमरे के बाहर से मुझसे कह रही थी, आज तुमने जो गुनाह किया है, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी। मैंने कहा, माँ, मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। परंतु माँ ने कहा, बकवास बंद करो, अब मैं तुम्हारी एक भी शर्त नहीं सुनने वाली हूँ। तुम्हारे पापा घर पर आ जाए, अब तुम चुपचाप से कमरे में रहो और फिर अपने मुंह से एक भी आवाज मत निकालना। और फिर मैं चुप हो गई।
पापा जब घर आए तो आते ही हम दोनों बहनों के बारे में पूछने लगे। तभी मुझे मीनू की आवाज सुनाई दी और मैं मीनू दोनों जुड़वा पहनी थी। मीनू पापा के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ पापा? मैं तो यहाँ हूँ। पापा ने कहा, पर मिट्टू कहाँ है? मीनू ने कहा, मत लीजिए उसका नाम, उसने आपकी इज्जत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तभी माँ की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, चुप रहो मीनू, जाओ पापा के लिए खाना लाओ। पापा ने कहा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है, पहले पूरी बात बताओ। मैं कमरे में बैठी उन लोगों को सारी बातें सुनकर थर थर कांपने लगी। कि मीनू ने कहा कि पापा, मैंने मिट्टू को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जो गुनाह उसने किया वह माफी के काबिल नहीं है। उसने हम लोगों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है और यह सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। पापा एक बात कहूँ, मिट्टू जैसी औलाद को मर ही जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वह आपकी इज्जत को और खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर बाद खामोशी रही, फिर मीनू ने आकर मेरे कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर बाहर की तरफ गई तो सामने पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं थर थर कांप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया। मुझे ऐसा लगा कि अब पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, परंतु यह क्या, मेरी हालत देखकर पापा ने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद पापा ने मुझसे कहा कि अब बताओ क्या बात है, कि घर में किस चीज का तमाशा लगा हुआ है और ये तुम्हारे बारे में क्या क्या सुन रहा हूँ। तुम मुझे सच सच बताओ क्या है। मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पापा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला, पहले अपना कसूर तो बताओ। मैंने कहा, पापा आपने मुझे और मीनू को जो मोबाइल लाकर दिया था उस पर मैंने फेसबुक की आईडी बनाई थी और उसी फेसबुक से मेरी मुलाकात राजेश नाम के लड़के से हुई। मैं उससे बातें करने लगी हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दिया था, जिस कारण हम लोग रात में फोन पर बातें करते रहते हैं। इस बात की खबर किसी को नहीं थी, परंतु आज जब मैं उससे बातें कर रही थी तब मैंने ध्यान नहीं दिया कि कमरे में कौन आया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसने मुझे बताया उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वह हमारी शादी की बात अपने घरों में कर सकती है। हम दोनों यही बातें कर रहे थे, तभी अचानक मीनू आ गई और हमारी बातें सुन ली और उसने फोन मेरे हाथों से झपट लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। पापा ने कहा, मिठू बेटा, वैसे तो किसी भी गैर आदमी से किसी तरह की बात करना गुनाह है। आजकल समय कितना खराब हो गया है, कौन कब किसका फायदा उठा ले कोई नहीं कह सकता है। यह बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता ही होगा। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया। और तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, पापा मैं आपको सारी बातें बताने ही वाली थी, परंतु अचानक से यह हो गया कि आपको बताने के लिए मीनू ने जो बातें सुन ली। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात उस लड़के से करवाओ। मैंने कहा, पर फोन तो मीनू के पास है। पापा ने कहा, ठीक है, जाओ फोन लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और मीनू से अपना मोबाइल मांगने लगी तो मीनू ने मुझ पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी अगर फिर से तुमने मोबाइल का नाम लिया तो मैंने कहा, मोबाइल मैं नहीं, पापा मांग रहे हैं। मेरी बात सुनकर वह दंग रह गई और फिर बड़ी मुश्किल से उसने मोबाइल मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मैंने राजेश को नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। और फिर बोली, पापा और राजेश दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। पापा ने कहा, बेटा मुझे पता चला है तुम और मिट्टू एक दूसरे को पसंद करते हो। तो उधर से राजेश ने कहा, बिना आपके आशीर्वाद को हम लोग कभी भी कोई फैसला नहीं लेंगे। फिर पापा मुझसे बोले, ये लड़का तुमसे शादी करना चाहता है और अगले एक दो दिनों में उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर लेकर आए। फिर हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते वक्त पापा ने माँ को यह भी बात बताई कि कल लड़के वाले मिट्टू को देखने आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मैंने देखा कि मीनू के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। मोहल्ले वाले देखकर दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही राजेश के घर वालों का रहन सहन देखकर दंग था। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। राजेश के घर वाले मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों को बहुत ही पसंद आए और इस तरह मेरी और मेरे राजेश का रिश्ता तय हो गया। मीनू तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा यह रिश्ता ना हो और उसने रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए थे,
पर हर बार कोशिश नाकाम हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरा और राजेश की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और मैं दुल्हन बनकर राजेश के घर आ गई थी। वो बहुत ही अच्छे थे और उनके साथ बहुत ही खुश थी और आप मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। कुछ दिनों बाद पापा ने मीनू की शादी भी तय कर दी। उसका ससुराल मेरे ससुराल से कुछ ही दूरी पर था, पर हम दोनों में अब कोई रिश्ता नहीं था। जो कुछ भी मेरे पास मीनू ने किया था, मैंने मीनू के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। पर मम्मी पापा को गुजरने के बाद एक दिन अचानक मीनू मेरे घर आ गई और बीते दिनों की गलतियों का मुझसे माफी मांगने लगी और मैंने अपना दिल बड़ा करके उसे माफ कर दिया। अब मीनू अक्सर ही हमारे घर पे आया करती थी। वह मुझे बताती थी कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, वो एक शराबी है और हमेशा मारता पीटता रहता है। उसके दुख को सुनकर मैं भी दुखी हो जाती थी। राजेश को जब यह बात पता चली कि मीनू घर पर आई थी, वो बहुत गुस्सा करते थे क्योंकि वो मीनू की हरकतों से वाकिफ थे। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारी बहन अभी भी बदली नहीं है और तुम देखना एक ना एक दिन वह तुमको फिर से धोखा देगी। परंतु इस बात पर मैं उनसे कहती कि नहीं, अब वह बदल गई है। आप बेवजह बीती हुई बातों को अपने दिल पर लेकर बैठे हैं। मगर आज जब मीनू ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तब मुझे यकीन हुआ कि राजेश सही कहते थे। वो वाकई में नहीं बदली थी। मेरी नजर कमरे की दीवारों पे पड़ी तो दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था, आज की रात तुम मेरे पति की दुल्हन बन जाओ। यह सब देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे सामने मेरे बहनोई खड़ा था। उसे देखते ही मैं घबरा गई। वो आगे बढ़े और मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहने लगे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसकी बातों से मैं बहुत हैरत हुई और मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आप पर कैसे यकीन करूं? आपने तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कोई अपने पति पर इतना अत्याचार करता है? आप दोनों को तो मैं आपस में मामला सुलझाना चाहिए था, परंतु मेरी बहन हर वक्त रोते हुए मेरे पास आती है। उन्होंने लंबी गहरी सांस ली और कहने लगा, जिंदगी में तो मेरी मिठू ने तबाह करके रख दी है। वह हर वक्त मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती है। मैंने आज तक उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। शायद वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। अपने बहनोई की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा, आज मैं जब घर आया तो मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा रखी हूँ, जाओ जाकर कमरे में देख लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कमरे में आ गया, पर यहाँ पर तुम्हें देखा तो मैं हैरान हो गया था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे साथ अभी ऐसा कर सकती है, अभी जबकि मुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है और किसी बात का कोई टेंशन लेने के लिए नहीं कहा है। तब भी मेरी बहन को मेरे इस बच्चे पर भी दया नहीं आई और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैं रोने लगी और अपने पति राजेश को याद करने लगी। तभी मेरी बहनोई ने मुझे कहा, चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। और फिर मैं अपनी बहनोई के साथ अपने घर आ गई। पर घर आते ही सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन ने मेरे पति को बदलने की कोशिश कर रही थी और मेरे बारे में उल्टा सीधा बातें कर रही थी। परंतु जैसे ही मीनू की नजर हम लोगों पर पड़ी, वो घबरा गई। राजेश मुझे देखते ही मेरे पास आकर पूछने लगे, तुम कहाँ पर चली गई थी? तुम्हें यहाँ नहीं नहीं देखकर मैं कितना परेशान हो गया था। तुम और हमारा बच्चा तो ठीक है ना? तुम्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं लग रही थी? नहीं तो चलो हम अभी तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। परंतु मैं अपने पति को कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने बहनोई ने मेरे पति को सारी बातें बताई कि मीनू ने मेरे साथ क्या किया। तब राजेश ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अपनी बहन से दूर रहा करो, परंतु तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आती है। तुम तो बहन के प्यार में पागल थी। परंतु एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, परंतु बता नहीं पा रहा था कि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे। तुम्हारी बहन जब भी मुझसे अकेले में मिलती तो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती और हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। परंतु मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और तुम्हें यह लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। तो मैं दूसरे शहर काम पर जा रहा था। अचानक जिस काम के लिए मैं जा रहा था वह काम अगले महीने होगा, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मिट्टू, तुम्हारी बहन तुमसे नफरत करती है। वह तुम्हें मेरी नजरों में गिराकर मुझसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी नजर मुझसे ज्यादा मेरे पैसों पर है। इसलिए आज इसने यह सारा नाटक रचा
आज मीनू की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। मेरी बहनों भी आज मीनू को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं इसे तलाक दूंगा। मीनू रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई, पर मैं उसकी सच्चाई जान गई थी और मैंने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, चाहे कोई भी रिश्ता रहे, अगर भरोसा विश्वास नहीं है तो उस रिश्ते को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और एक न एक दिन जो जैसा जिसके साथ करता है, उसे उसके की सजा मिलकर ही रहती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।